साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के आईएएस प्रीलिम्स 2021 का जो प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो सॉल्यूशन है, ये आपका जो ऑफिशियल आंसर किया है, उसी के अनुसार ये सॉल्व इसमें बताए जाएंगे। और ये जो प्रश्न पत्र है, ये आपके आगामी जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होनी है या यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है होनी है, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें एक बार इन प्रश्न पत्रों को देख लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग 2021 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ये कथन पूरी तरह सही है। दूसरा, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। देखिए, चूंकि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है इसके गठन के बारे में, तो संविधान में कोई निर्देश भी नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा वाला कथन आपका गलत हो गया। तीसरा, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार या पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजित अनियत मजदूर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड, अनियत मजदूर को कैजुअल वर्कर्स कहते हैं। तो मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कौन से सही हैं। पहला, सभी अनियत मजदूर अर्थात कैजुअल वर्कर्स कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, सभी अनियत मजदूर कैजुअल वर्कर्स नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। ये सही है। तीसरा, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ये सही है। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, पहला गलत यदि हो जाए, पहला यदि आपको पता है कि गलत है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि ए, सी और डी ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन बचेगा 2 और 3। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना नहीं, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, ये कदम सर्वाधिक उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, ये भी नहीं है। सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना, ये भी नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि, जो कंडीशन दी गई है 4, वो क्या है। पहली, इसकी स्थानापन्न वस्तु मतलब सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। ये सही है, पहला वाला सही है। दूसरा, इसकी पूरक वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु मतलब कॉम्प्लीमेंट जो गुड्स है उसकी कीमत में वृद्धि हो, तो ये सही नहीं है। वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, ये भी नहीं है। इसकी कीमत घटती है, तो चौथा सही। देखिए, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत वृद्धि हो और इसकी कीमत घटती हो। तो पहला और चौथा अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है, नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, वह इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं, ये सही है। तीसरा, उन्हें वर्ष 1966 में 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप पहला पा जाते हैं कि गलत है, तो आप इलिमिनेशन मेथड से भी बी ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल, इंग्लिश में कहें तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है या होते हैं। 3 चीजें दी गई हैं। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, ये भी सही है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से, ये भी सही। 3 के तीनों सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों से जो है प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, समपरिवर्तनीय मतलब कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश FII जिसे कहते हैं, वैश्विक ग्लोबल
डिपॉजिटरी प्राप्तियां, अनिवार्य विदेशी जमा। तो ये जो 4 चीजें हैं, बताना है कि उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात एफडीआई में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है आपका विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, और दूसरा कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, और तीसरा वैश्विक निक्षेपागार अर्थात ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियां। इनको जो है एफडीआई में सम्मिलित किया जा सकता है, परंतु अनिवार्य विदेशी जमा को नहीं किया जा सकता। तो 1 2 3 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन अर्थात डिवैल्यूएशन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, 3 चीज दी गई है, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। देखिए क्या चीजें होंगी। तो अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की अर्थात जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट है उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, और मूल्यन इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा निर्यात जो है वो बढ़ सके। तो विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, ये सही है। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता नहीं घटाता है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा व्यापार संतुलन सुधार लाता है, संतुलन सुधार नहीं लाता है, तो ये भी सही नहीं है। तो केवल पहला कथन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। काले धन जो ब्लैक मनी है उसके सृजन के। तो देखिए, पहला स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन मतलब डाइवर्जन करना। तो पहला वाला सही नहीं है। देखिए कारण तो है, परंतु प्रमुख कारण में ये नहीं आएगा। जो 4 दिए गए, हमें इन चारों में से सबसे प्रमुख कारण की बात करनी है। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय, ये भी नहीं। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, ये भी नहीं। कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होना, ये ऐसा कारण है जो भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो देखिए, सार्वजनिक ऋण की चुकौती नहीं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना नहीं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना नहीं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना जो है, ये अपने प्रभाव में सर्वाधिक इन्फ्लेशनरी हो सकता है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मतलब मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है। तो 4 चीजें दी गई हैं। पहला है बैंकों में आरक्षित नगदी निधि अनुपात, तो कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि। दूसरा, बैंकों में सामयिक चल निधि अनुपात मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR में वृद्धि, ये भी नहीं। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि यदि करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। देश की जनसंख्या में वृद्धि, ये भी नहीं कारण है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। तो 5 कारण दिए गए हैं। तो देखिए, विस्तारकारी नीतियां सही है। राजकोषीय प्रोत्साहन अर्थात फिस्कल स्टिमुलस, ये भी सही है। मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेजेस, ये नहीं है। उच्च क्रय शक्ति ये सही है। बढ़ती ब्याज दर, ये नहीं है। तो देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि 3 कारणों से, ये जो 5 दिए इनमें से 3 कारण विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति अर्थात 1 2 4, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, ये सही है। दूसरा, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है, ये भी सही है। पहला दूसरा सही। तीसरा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो इसमें देखिए, सेबी और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है, इसमें सेबी शामिल है। तो ये तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। पहला दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है, ये कथन सही है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान प्रारंभ किया गया, ये भी सही है।
इस नहीं, नहीं, दूसरा कथन सही नहीं है। यह एक वैश्विक पहल तो है, परंतु जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की को सहाय के तहत सब्सिडी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में अंतिम उधारदाता अर्थात लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तीन चीजें। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, पहला वाला सही नहीं। दूसरा, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलन निधि उपलब्ध कराना, ये सही है। तीसरा, बजटीय घाटे के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, ये भी सही नहीं है। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा केवल सही है। तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध करती है? तो किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ताम्र प्रगलन संयंत्रों अर्थात कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में चिंता का कारण क्या है? पहला, वह पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं, पहला कथन गलत है। दूसरा, ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निच्छालन अर्थात लीचिंग का कारण बन सकता है, सही है। वह सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं, तीसरा भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भट्ठी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तीन कथन दिए गए हैं। कुछ यह तेल परिष्करणियों रिफाइनरी का एक उत्पाद है, सही है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा या पावर उत्पादन के लिए करते हैं, ये भी सही है। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागरों तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन जो होता है वो ब्लू कार्बन कहलाता है। तो ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? लाइकेन और मांस का। तो यहाँ पर 2 और 3 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी नेचुरल मॉस्किटो रिप्लिएंट तैयार करने के लिए किया जाता है? तो लेमन घास का। किसका? लेमन घास का। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चार प्रकार है, कॉपिनोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोर्मिनिफेरा। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम, 2 और 3 ये सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तीन प्राणी हैं। जौहक जिसे हेजोंग कहते हैं, शैल मूषक मारमाट कहते हैं, वज्रसल्क पेंगोलिन कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करता है? तो देखिए, पेंगोलिन तो करता है, तीसरा कर रहा है। तो या तो 3 होगा या तो 1 और 3 होगा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त हेजांग भी करता है। तो आपका डी ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वनों पर निवार घोषण ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था, सही है। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ये भी सही है। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। देखिए, वैध रूप से बाध्यकारी तो नहीं है, इससे तीसरा गलत है, तीसरा सही नहीं है। चौथा, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। तो चौथा सही है। देखिए, तीसरा अगर सही नहीं है तो आप बी ऑप्शन को और सी ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका चूंकि चौथा भी सही है तो आपका चौथा किस में है? केवल 1 2 4 मतलब पांचवा, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। ये कथन अपने आप गलत हो जाएगा क्योंकि चौथा सही है। तो 1 2 4 ए ऑप्शन ही आपका सही हो रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 2 4। इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड से भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तंत्रिका अपहास न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, मोटर गाड़ी से के ब्रेक। तो देखिए, जब मोटर गाड़ी के ब्रेक से होगा तो मोटर गाड़ी के इंजन से भी होगा। तो 1 और 2 दोनों हो गया। ठीक है, 1 और 2 दोनों हो गया। तो देखिए,
आपका इस प्रकार से सी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सी वाला एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव में नहीं है, तो तीसरा वाला मतलब ए वाला एलिमिनेट कर दीजिए और डी एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका क्या बच गया? तीसरा अगर नहीं है तो आपका 1 to 4 अर्थात बिजली संयंत्र, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन और बिजली संयंत्र। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? तो कौन सा है? शीप या आयस्टर? सी ऑप्शन। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किस में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो फास्फोरस चक्र। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपर अपरद अपरदाहारी डेट्रा इटिवोर है? कौन से हैं? तो देखिए इसमें आपका केचुआ केचुआ है, सहस्त्रपादी मिलपीड है अर्थात मिलपीड, ठीक है। देखिए इसमें पहला यदि है तो आपका सी वाला एलिमिनेट, बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मिलपीड, दो तीन, 1 and 3, 1 and 3 आपका सी और डी में है, तो ए वाला एलिमिनेट हो गया। इसके अतिरिक्त आपका समुद्री घोड़ा सी हॉर्स इसमें शामिल नहीं है, कास्ट यूका या वुड लाइस इसमें शामिल है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, एक सेकेंड, इसमें जो आपका हो जाएगा 1, 3, 5, ये पांचवा है ना, 1, 3, 5, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यूनेप UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न, कार्बन फुटप्रिंट्स का आकलन करने के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइडेरिया, कवक अर्थात फंजाई, आदि जंतु अर्थात प्रोटोजोआ, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुरैना के पास के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, ये कथन सही है। तो पहला कथन आपका सही हो गया। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। कहीं भी जैसे एकमात्र जैसे वर्ड आते हैं तो वो उसकी संभावना होती है वो अधिकांशतः गलत होते हैं। तो यहाँ पर ये एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, तो दो वाला गलत हो गया, दो वाला सही नहीं है। तो आप इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड से यदि जाएंगे तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो आपका केवल सी ऑप्शन बच रहा है 1 and 4, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं यदि आपको दूसरा वाला पता होता तो। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था? नहीं। चौथा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? यह है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाने स्थित थे? तो भरूच में था, ठीक है। चिकाकोल और त्रिचिनोपोली में नहीं था, केवल भरूच में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो मगध के गुप्त, धनेश्वर के पुष्यभूति, थानेश्वर के पुष्यभूति। देखिए 1 और 3 है ना, पहला पता और तीसरा पता है, तो 1 और 3 आपका केवल बी में है, केवल बी में है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो मगध के गुप्त हो गए, थानेश्वर के पुष्यभूत हो गए और कन्नौज के मोखरी हो गए और बल्लभी के मैत्रक हो गए। तो 1, 3, 4, 5, 4, 6। आगे चलते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनिज के समय के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी, इन सभी के सभी क्षेत्रों में निपुण थी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन देखिए। पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया? नहीं।
पट्टाभी सिद्धारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये कथन आपका सही है। चौथा, मैडम ब्लास्की तथा कर्नल आलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, ये कथन गलत है। तो सी वाला सही है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण क्या है। बुज्रहोम जो कि कश्मीर में है, ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है, ना कि शैलकृत देवी मंदिर के लिए। तो पहला वाला सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं है, तो ए और बी ऑप्शन आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सी और डी दोनों में है। तो गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए, तो 2 और 3 यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कौन से कथन सही हैं। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ये कथन सही है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी, ये कथन आपका सही नहीं है, दूसरा वाला कथन गलत है। तो देखिए, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो दूसरे से बी और डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला चूंकि सही है, पहला सही मिल गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों को भी, अन्य कथनों को भी देख लें, तो दूसरा गलत है। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था, नहीं। तो दूसरा तीसरा दोनों गलत है, केवल पहला सही है। आप एलिमिनेशन मेथड अपना करके इसमें सही उत्तर पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संत फ्रांसिस, 3 कथन दिए गए हैं, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये कथन सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, गोवा में नहीं हुई थी, मकोवा, चीन के आगे मकोवा है, मकोवा के पास इनकी मृत्यु होती, परंतु इनको जो दफनाया गया था ला करके, वो गोवा में दफनाया गया था, तथा यहाँ उन्हें एक समर्पित गिरजाघर है। तो समर्पित गिरजाघर तो है, परंतु इनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, दूसरा यदि आपको पता कि गलत है, तो देखिए पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 3 विकल्प आपके जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, आप सीधे सी पे पहुंच जाएंगे, 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 सही हो जाएगा। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला, मिताक्षरा ऊंची जात की सिविल विधि थी और दायाभाग निम्न जात की सिविल विधि। तो ये सिविल विधि थी, परंतु ये किसी जाति को टारगेट करके नहीं थी। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत है, पहला कथन आपका गलत है। तो पहला कथन यदि आप गलत करते हैं तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन डिलीट हो गया। तो 2 और 3 में से कोई एक सही है, 2 या 3 में से कोई एक सही है। देखिए, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता था, ये कथन सही है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो ये गलत है, केवल यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 देखें, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो ये नाटककार रहे, क्या रहे, नाटककार रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दिए गए, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, नहीं। जब पुरुषों में सभी को मताधिकार की संस्तुति नहीं की गई थी, तो महिलाओं में कैसे हो सकती है। तो पहला कथन गलत है, इसके लिए क्राइटेरिया था सभी महिलाओं के लिए यह संस्तुति नहीं थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। AICC अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, ये कथन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है इसमें। ठीक है, बाकी 3 सही नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, इनमें से कौन अंग्रेजी के अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। तो मोहनदास करमचंद गांधी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में सही अनुक्रम है।
तो देखिए, सबसे पहले परगना 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 से ऊपर सरकार, सरकार से ऊपर सूबा होता है। तो ये आरोही क्रम है, ए ऑप्शन। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या थीं, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस लिए? तो आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। जो लाल किले का मुकदमा चलता है वो इन्हीं से संबंधित है, 1946 में। ठीक है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा या कौन से सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय होता है, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, पहला यदि गलत आप मानते हैं तो ए विकल्प, पहला विकल्प डिलीट हो गया। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय होता है, दो सही है। ठीक है, दो सही है, तो आपका बी और सी में से ही कोई एक सही होगा। तीसरा, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य से हुआ था, ये नहीं, ये कथन गलत है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अहमद शाह दुर्रानी ये अफगानिस्तान का शासक था, और रुहेलखंड राज्य का गठन जो है किसने किया था? नवाब अली मोहम्मद खान बहादुर रुहेला ने। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, ये पहला कथन आपका सही, पहला विकल्प। दूसरा, सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है, नहीं। पांडुलेगा पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है, नहीं। अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी में स्थित, नहीं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया, यूनिसेफ के द्वारा नहीं, यूनेस्को के द्वारा किया गया है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बंगला को भी सम्मिलित किया जाए, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। स्थायी कृषि जिसे पर्माकल्चर कहते हैं, पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? तो देखिए, स्थायी कृषि एक धान्य कृषि, एक धान्य मतलब मोनोकल्चर एग्रीकल्चर जो कृषि है, पद्धति को हतोत्साहित करता है। ठीक, ये सही है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य मोनोकल्चर कृषि पद्धति की प्रधानता है, तो पहला कथन आपका सही है, ए, पहला कथन आपका सही है। तो देखिए यहाँ विकल्प में देखिए, आपका ए और बी में ही केवल पहला वाला कथन है, तो सी और डी आपका गलत, मतलब इसको डिलीट कर दीजिए, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा। अब देखिए, पारंपरिक पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। देखिए, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती, ये कथन भी सही है। तो पहला और दूसरा सही हो गया। पहला दूसरा देखिए किस में है, आपका केवल बी विकल्प में है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों को देखें। तीसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, नहीं, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, तो पहला वाला तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। चौथा, मल्च बनाने या माल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, तो यहां पर चौथा सही है। तो 1 2 4 बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ताड़ तेल या पॉम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता, नहीं, ये अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। यदि आपको पता कि पहला सही नहीं है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप बी ऑप्शन पर सीधे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ए सी डी में पहला कथन दिया गया है, तो आप एलिमिनेट करेंगे तो बी ऑप्शन पर सीधे पहुंच जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो पहला गलत है। दूसरा, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, सही है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी में से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सतलुज है। देखिए, ये मान लीजिए सिंधु नदी है, ठीक है, ये सतलज आ रही है, ये आपका इधर देखिए ये झेलम आ रही है, झेलम से यहाँ चेनाब मिल जाती है, और यहीं पे आके आपकी रावी मिल जाती है, और ये तीनों आकर के किस में मिलती हैं? सतलुज में मिलती है, और सतलुज जाकर के यहाँ पे सिंधु में मिल जाती है। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, शरगोल और खाटू किनके नाम है? तो डिडवाना ये आपका राजस्थान की लवण झील है,
ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो इसमें देखिए आपका ब्राह्मणी नहीं निकलती, ब्राह्मणी नहीं निकलती है। नागावली ये पूर्वी घाट के कालाहांडी जिले जो कि उड़ीसा में यहाँ से निकलती है। तो दो वाला सही है। तो दो देखिए आपका किस में है, पहला वाला नहीं है। तो पहला वाला वन और डी हटा दीजिए, ए और डी हटा दीजिए, तो आपका बी और सी मिलता है। दो आपका केवल बी में है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से बी ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपका बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, नागावली और वंशधारा। देखिए नागावली और वंशधारा दोनों ही पूर्वी घाट के कालाहांडी जिले से निकलती हैं, दोनों ही उड़ीसा में है। स्वर्ण रेखा रांची पहाड़, झारखंड के रांची पहाड़ से निकलती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय या सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ये कथन गलत है। पहला कथन आपका गलत है। तो यदि पहला ही आपको पता है कि गलत है, तो आप सीधे एलिमिनेशन मेथड से बी ऑप्शन पहुंच जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला गलत है। दूसरा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, ये सही है। तीसरा, दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है, तो सही है। दो और तीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष या लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? न्यूनतम जल दक्ष मतलब इसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो गन्ना है। ठीक है, गन्ना। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, सही है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाती हैं, ये भी सही है। तो दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। सी, ये आपका है CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है, सही है। पहला कथन सही है। दूसरा, CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है, ये भी सही है। पहला दूसरा सही होगा। तीसरा, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है, यहाँ पे जो दिया गया है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। पत्ती कूड़ा या लीफ लिटर किसी अन्य जीवोम या बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है और इसके परिणामस्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप या अर्थात एपीफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिस्थ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक विवरण है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 5 परिस्थितियों में। तो देखिए ऐसी परिस्थितियों में अग्नि शामिल है। पहला वाला विलयकारी प्राणी और दीमक, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप एलिमिनेट करेंगे तो ए और डी हट जाएगा, तो दो सही है अग्नि, तो आपका क्या बचा? सी, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अग्नि हो गया, और चरने वाले तृणभक्षी प्राणी या हर्बीवोर्स, ये सही हो गया। और चौथा है मौसमी वर्षा, मृदा के गुण इसमें शामिल नहीं है। 2, 3, 4। आगे चलते हैं। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल अर्थात ग्राउंड वाटर की मात्रा से अधिक है, नहीं, कम है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, ये सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा या सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, नहीं, ये कथन आपका गलत है। पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। देखिए आपको यदि पहला पता है कि ये गलत है,
तो आप एलिमिनेशन मेथड से ए को हटाइए, सी को हटाइए, डी को हटाइए, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो दूसरा वाला भी कथन गलत हो गया। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष नहीं। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, सही है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, ये भी सही है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन किया जा सकता है, ये भी सही है। तो 3, 4, 5 बी ऑप्शन। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? किसके अपक्षयण, सॉरी अपक्षयण, हाँ, वेदरिंग से हुई है। तो ये बिदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षयण से। पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, कथन सही है। जीवाणु विषाणु का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, अंडों के अंतःपात अर्थात इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं, से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन, इंग्लिश में कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट, चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, ये सही है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज जो है वो आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से, तो ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन सही हो गए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। वालगार्ड 1 और वालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका उल्लेख जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, ढक्कन में से छिद्र के क्षेत्रफल पर, पहला सही है। ज्वाला के तापमान पर नहीं डिपेंड करता है, ज्वाला के तापमान पर डिपेंड नहीं करता। यदि आपको पता है कि ज्वाला के तापमान पर डिपेंड नहीं करता है तो आप बस, आपको केवल इतना पता तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप बी ऑप्शन पे सीधे पहुंच जाएंगे, नहीं सी ऑप्शन पे, ठीक है, क्योंकि ए, बी और डी डिलीट हो जाएगा। तो ढक्कन में इससे छेद के क्षेत्रफल और ढक्कन के भार पर डिपेंड करता है, 1 और 3, सी ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? जीवाणु और कवक को, तो 1 और 2, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, तो देखिए, एडिनो वायरस में एकल तंतु मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु अर्थात डबल स्ट्रैंड डीएनए जीनोम होते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, कभी कभी सामान्य जुखाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस के कारण होता है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, डाइपोलर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सड़क प्रकाश व्यवस्था अर्थात स्ट्रीट लाइटिंग के संदर्भ में सोडियम बत्तियां, जो सोडियम लाइट होती हैं, एलईडी बत्तियों से किस प्रकार से भिन्न है? तो देखिए, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। तो पहला कथन आपका सही है, तो देखिए, पहला वाला कथन किसमें है? सी और डी में। दूसरा, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है, यह कथन आपका गलत है, तो दो गलत हो गया, तो आपका डी ऑप्शन आप पहुंच जाएंगे सीधे से एलिमिनेशन मेथड से। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं, कलर एडवेजेंट प्रदान करती हैं, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ACE2 जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंजियोटेनेसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो अनुवांशिक, ये विषाणु जनित रोगों के प्रसार के लिए इसका उल्लेख किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विस्फिनॉल ए जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक या मुख्य घटक है? तो पॉलीकार्बोनेट के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसमें
ट्राइक्लोशन निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? प्रसाधन सामग्री। ये प्रसाधन सामग्री में ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, नहीं। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी नहीं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, ये भी नहीं। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है, इसलिए इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, पहला, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, सर्वोपरि या संप्रभु नहीं है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ये कथन सही है। तो एक दो दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एन गोपाल स्वामी एंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, ये कथन गलत है। इन्होंने सुझाव दिया था कि यदि विभाग है तो उसकी पहचान जो है वो सचिव से होनी चाहिए, यदि मंत्रालय है तो उसकी पहचान जो है मंत्री से होनी चाहिए। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में क्रमिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरचित है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। भारत में ऐसा, बताना इनमें कौन सही है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। दूसरा, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। ये तीसरा, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। देखिए, ये प्रश्न जो है आयोग के द्वारा बाद में डिलीट कर दिया गया था, परंतु यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन होना चाहिए था, जो कि है ही नहीं विकल्प में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ये कथन आपका गलत है। पहला कथन गलत है, ठीक है। पहला यदि गलत है तो ए और सी डिलीट हो जाएगा। दूसरा, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। ये कथन आपका सही है। तीसरा, शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनाधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। 2 सही है। तीसरा से 2 और 3 दोनों सही है। 2 और 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, सही है। और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में रखा जाता है, हवालात में नहीं, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकता है। तो ये कथन सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। जब एक कैदी पर्याप्त 3 हाँ 2 कथन दिए गए हैं। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता नहीं, उसके अधिकार का मामला नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम है, तो दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला गलत है। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय या केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अंतर्निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14 समता का जो अधिकार है उसके तहत।
भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यह दर्शाती है कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था वो संघीय है, उसका स्वरूप संघीय है, फेडरल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला देखिए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करती है, जिसकी एक संगठित सरकार है, ये इस राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, तो ये कथन सही है। दूसरा, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। नहीं, जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये कथन गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत है। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो शक्तियों का पृथक्करण। ये चार है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण ही सर्वोत्तम, ये किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। कौन? शक्तियों का पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? इसमें बी ऑप्शन पढ़िए। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, किसी भी, केवल नागरिक को नहीं, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है, क्योंकि यह मूल अधिकार नहीं है, यह विधिक अधिकार है। बी ऑप्शन। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी ऑप्शन। देखिए, यहाँ पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पंथ निरपेक्ष समाजवादी है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो आपका सी और डी हो नहीं सकता है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? इसका आशय है, चारों में देखिए, डी ऑप्शन, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसे कहते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन। भारत के संदर्भ में हलवी हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो जनजातीय भाषा से। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां नहीं मानी गई इन्हें, ठीक है, तो पहला गलत हो गया, पहला आपका सही नहीं है। तो यदि आप पहले को एलिमिनेट कर ले जाते हैं तो आप सही ऑप्शन बी ऑप्शन पे पहुंच जाएं। नहीं, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो पहला वाला कथन आपका गलत। दूसरा, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, नहीं, कई बार निलंबित किया गया है। 1978 में, 79 में, 96 में, 97, कई बार इसको निलंबित किया गया, केवल एक बार नहीं। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तीसरा, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों के अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, 5 तक नहीं, 3 तक सीमित है, ठीक है, तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है, तो ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि नहीं थी, इसमें संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है, तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का एक वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया, दूसरा कथन सही, पहला गलत है, तो डी ऑप्शन, कथन 1 सही नहीं किंतु कथन 2 सही है। वर्ष 2000 से प्रारंभ किए गए लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। पहला, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे, पहला कथन सही है, ठीक है, पहला अगर सही है तो बी ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा, अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है, यह कथन आपका सही
नहीं। तीसरा, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है, ये सही है। 1 एंड 3 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। 99 देखें। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, अ न्यू वर्ल्ड है। नहीं, इसका जो आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन था, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया था। दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। यह कथन सही नहीं है। दूसरा, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ये भी कथन गलत है। दो के दोनों कथन गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन बताना कौन सा सही है। कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।